Hello everyone, welcome to today's session. Now, in today's session, we'll be talking about G7 and FATF. Mainly, we'll be talking about G7. Now, it is in news, right? Because Modi ji abhi जाने वाले हैं G7 की मीटिंग के लिए, and after that also it will come in news. तो आपको एक बैकग्राउंड होना चाहिए, what exactly is G7, what exactly is FATF, and यहाँ पे अभी कहाँ इसकी समिट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, and after that if there is a news in current affairs कि okay G7 का समिट हुआ है, ये हुआ, वो हुआ है, तो आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो you will be getting an idea, right? आपको आइडिया रहेगा कि ये है क्या. So firstly we'll talk about G7 and within G7 then there is creation of FATF. तो हम FATF के बारे में भी बात करेंगे. And I hope you all have watched the previous videos and आपको थोड़ा आइडिया लग गया है. And इस बार अभी तक 12-13 वीडियोस ही हुए. And CLAT 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो 2 टॉपिक्स ऑलमोस्ट हैव बीन आस्क्ड अगेन, राइट? एप्सपा अपन ने पूरा कवर किया था. एंड सेकेंडली सागर इनिशिएटिव हमने मोदी इरा की पॉलिसीज में थोड़ा कवर किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासरूम से भी बहुत चीजें आ चुकी है एंड हियर वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन. ऐसे बहुत से सेशन अभी आपको मिलने वाले हैं, राइट? तो इस सेशन से ही पेपर बनेगा फाइनली, और कुछ तो आना नहीं है, राइट? सो दिस इज G7 एंड FATF. इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट इज इन न्यूज. The reason is this कि अभी there is a meeting where Modi ji is invited. So Modi's 2 visits, one is UAE and second is G7. So both these meetings are important. We will have a session on India UAE relation as well, right? India UAE एक बार इनका UAE meeting हो जाए तो start to end अपन UAE के साथ कैसे relation रहे and then what exactly recently happened, इस चीज पे भी अपन ध्यान देंगे. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस G7. तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे G7 के बारे में, क्या है क्या नहीं है. सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इट मींस जहां पे अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स साथ में आती है, जहां पे अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट साथ में आती है, वी कॉल इट एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां गवर्नमेंट साथ में आके काम करती है. एक बार आई थिंक 2021 दिस वाज द क्वेश्चन इन द क्लैट एग्जामिनेशन, व्हाट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज वेरी सिंपल. तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड, या फिर 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. जो दुनिया की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उनका ये ग्रुप है. इट इज हैविंग कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए. अर्लियर इट वाज G8, रशिया भी इसमें था. क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट वी विल सी. तो अभी इट इज G7, 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान एंड यूएसए. G7 2021 के आसपास अगर देखिए तो 50% से ज्यादा ग्लोबल नेट वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, मोर देन 46% जीडीपी को, एंड बेस्ड ऑन द नॉमिनल वैल्यूज 32% ऑफ द जीडीपी ऑन पीपीपी. तो कह सकते हो कि अराउंड 30 से 40% या 40-50% के आसपास जीडीपी एंड 50% से ज्यादा दुनिया की वेल्थ रखने वाले लोग, 50% से ज्यादा दुनिया की वेल्थ रखने वाले लोगों को ये G7 कंट्रीज रिप्रेजेंट करती है. दिस G7 नेशन मीट एन एनुअल समिट, साल में एक बार होती है, दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द लीडर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन रोटेशनल बेसिस. रोटेशन पे ये इसके हेड होते हैं, मेंबर बनते हैं, हेड बनते हैं. Now it was established, इसका establishment का year, it was established in the year 1975. 1975 में इसको बनाया गया था. And the first summit, that is the 1975 summit जो थी इसकी, that was hosted by France. फ्रांस ने उस 1975 की जो inaugural summit है उसको host किया था. It was attended by the leaders of France, West Germany, Italy, Japan, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. अब यहाँ पे वेस्ट जर्मनी है, कहानी आप सबको ऑलमोस्ट पता ही है. ईस्ट जर्मनी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वो सब बाद में हुआ था. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग वेस्ट जर्मनी हियर. Canada joined this group in 1976. European Union started attending the meeting in 1977, represented and presided by the European Commission. Russia also joined this group. Russia ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था in the year 1998. एंड G7 became G8. उसके बाद फिर से G8 से इसको हटा दिया गया एंड इट became G7 somewhere in the year 2014. वो अब देखेंगे थोड़ी देर में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. द नेक्स्ट, इफ इसका और चीजें इसकी जाननी है तो इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप. नाउ इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप. ये शायद डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ. फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप इज हैविंग फिक्स्ड एजेंडा, कुछ फिक्स चीजों पे ही बात करते हैं और इधर उधर की बातें नहीं करते. इनफॉर्मल ग्रुप इज हैविंग फ्यू डिसाइडेड थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नए टॉपिक या कुछ इश्यूज पे और भी इनफॉर्मल ग्रुप बात करते हैं. सो इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप टॉकिंग ऑन डिफरेंट डाइवर्स इश्यूज. द डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर ऑन अदर्स. याद रखना, इसके डिसीजन क्या है? नॉन बाइंडिंग है इन नेचर. बाइंडिंग मतलब मानना जरूरी डिसीजन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो इसके डिसीजन आर
नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ये मानना जरूरी नहीं होते, ठीक है, बट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेजोरिटी ऑफ द, अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है कि दुनिया की इतनी सारी लाइक अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, तो क्या फायदा। यूनाइटेड नेशन के भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इवन यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते इन नेचर। बट होता क्या है कि बिकॉज G7 कंट्रीज हैव गिवन द डिसीजन, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द डिसीजन देयर इज अ चांस दैट G7 कंट्रीज आपको क्या करे, सैंक्शन करे, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दे, योर इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर बांटना बाइंडिंग नहीं भी है, स्टिल कंट्रीज एक्सेप्ट द डिसीजन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सैंक्शन बाय द G7 countries. So the main purpose of this is usually discuss the global problems with a special focus on economic issues. Economic issues के ऊपर special focus होता है. Some other topics discussed in the past include energy policy, climate change, HIV/AIDS, global security. तो बहुत सारे, because it is an informal group, क्योंकि ये एक informal group है, right? इस वजह से. Then let's move on to next. That is, what is the historical background of this? क्या इसका historical background है? So या फिर इसके करंट लीडर्स कौन है, who all are the current leaders, who all are the current leaders of this group, कौन है इसके करंट लीडर्स। सो इट्स करंट लीडर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इनके प्राइम मिनिस्टर या हेड आपको वैसे भी पता होनी चाहिए बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कनाडा है, कनाडा इज हेडेड बाय जस्टिन ट्रूडो, देन फ्रांस इज बाय इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी इज बाय ओलाफ स्कॉल्ज, राइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है। Then Italy is by Mario Draghi, Japan is by Fumio Kishida, ये भी important है क्योंकि ये है ना recent है। Then UK बोरिस जॉनसन and US जो बाइडेन। तो बाकी चीजें आपको पता है। यहाँ पे जर्मनी में you all know एंजेला मार्केल was there and एंजेला मार्केल यहाँ पे चेंज होके there is है ना ओलाफ स्कॉल्ज जो आए। Okay, then if we talk about the recent G7 summit, अभी की समिट की अगर बात करते हैं या फिर एक दो तीन साल की, तो यू शुड नो द लोकेशन, समिट में क्या होता है क्या नहीं, वो आपको बस आपके एग्जाम के पहले वाली समिट का याद रखना है। सो दिस समिट दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट, जिसको कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि समिट हुई है या फिर है ना, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो दिस 46th summit, that is 2020 USA, held over a video conference, everyone know, because COVID-19 was going on. Then there is 47th, that is 2021, which was held in United Kingdom, and then 48th 2022 it was held in it will be held in Germany, जर्मनी में होगी, तो जर्मनी में उसके बारे में हम देखेंगे तभी क्या है क्या नहीं है। Then let's move on to next, that is exclusion of Russia। तो रशिया को इसमें कब रखा गया था, कब हटाया गया था, क्या रीजन था जिसकी वजह से हटाया गया था। So in March 2014, Russia was suspended by G7 members from the political forum following this annexation of Crimea। तो इन्होंने क्या किया था, एक एरिया को छीन लिया था, एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को इन्होंने। यू ऑल नो द स्टोरी, रशिया यूक्रेन थोड़ा सा देखा होगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा, यूक्रेन के नीचे एक पार्ट है, अभी एक मैप में आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज क्रीमिया, जो इन्होंने छीन लिया था। हियर जस्ट रिमेंबर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्रीमिया, व्हाट इज रशिया यूक्रेन इशू, इट इज ऑल टुगेदर अ बिग स्टोरी, इट विल टेक 1 to 2 hours, तो उसको हम कभी ना कभी धीरे धीरे कवर करेंगे कि क्या है ये। यहाँ पे बस याद रखो, इन 2014 दे हैव एनेक्स्ड क्रीमिया, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। Then after the suspension in January 2017, the Russian Federation decided to permanently leave G8। तो इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि ये हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। And it was confirmed in June 2018। जून 2018 में 2018 में कंफर्म हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज दिस क्रीमिया जो इन्होंने एनेक्स किया था, तो दिस इज रशिया, ये आप देख सकते हो अभी भी दिस आर द डिस्प्यूट्स के रीजन, यहाँ पे अभी लड़ाई चल रही थी, लुहांस एंड डोनेट्स्क, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा रिसेंट लड़ाई आप देख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इज क्रीमिया विच इज इन द ब्लैक सी, ब्लैक सी में ये एक जगह है। नाउ रीजन इन शॉर्ट अगर आपको बताना चाहूँ तो ये है कि यहाँ पे ब्लैक सी में क्या हो रहा था, इन दिस रीजन ऑफ ब्लैक सी there was coming up of NATO forces, that is Russia, US के forces, US के जो allies हैं उनके forces, and that's why Crimea, that's why Russia was not happy with them, and यहाँ पे अगर NATO forces आएंगे तो it will be a threat to Russia, इसलिए रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को छीन लिया यूक्रेन से, and they have established their bases here, and पूरे ब्लैक सी को उन्होंने militarize कर दिया है, for their own safety they have done this। बाकी इसकी कहानी we'll see sometime।
Then if we talk about the recent development, तो there are few criticism और few issues with G7, कुछ problems भी है G7 के साथ, कुछ issues भी है. जैसे कि first problem is it is becoming an organization which does not have that much amount of GDP of the world. जैसे G20 है, G20 में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ द दुनिया का जीडीपी है. यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अराउंड 40 to 50% ऑफ द वर्ल्ड का जीडीपी. एंड अगर पीपीपी के हिसाब से देखिए तो और भी 40 से लेस चला जाता है. तो दुनिया की ज्यादातर जीडीपी रिप्रेजेंट नहीं करता ये आज की डेट में, बिकॉज देर आर ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, योर रशिया इज ऑल्सो देयर. तो इनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एंड दैट्स व्हाई डीजे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 में जब ये प्रेसिडेंट थे यूएस के, ही आल्सो सेड दैट दिस इज अ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड वी हैव टू इंक्रीज दिस. हम इसको G11 करना चाहिए, G11 करना चाहिए. एंड इन दिस 11 वी शुड इंक्लूड इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इनको रशिया से इतना प्रॉब्लम नहीं था, आप देख सकते हो ना. ही इज ओके विथ रशिया. इन्होंने ओके कहा था रशिया के लिए बिकॉज whatever relations he had, रशिया वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है, जो भी था सिचुएशन. एनीवेज, है ना. तो इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करके इसे G11 करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था. ऑल्दो इट वाज अनक्लियर वेदर दिस वांटेड एक्सपेंशन टू बी परमानेंट और टेम्पररी, बिकॉज 2020 में मीटिंग भी क्या हुई थी, वर्चुअली हुई थी और यूएसए ने इस मीटिंग को कंडक्ट कराया था. सो ही टॉक्ड अबाउट दिस थिंग. इन्होंने यहाँ पे इस चीज की बात की थी. देन दूसरी रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे अभी जो इनका मीटिंग होने वाला है G7 का, दैट इज इन जर्मनी. एंड इन जर्मनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड द G7 समिट दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून, जो होगी इन द मंथ ऑफ जून. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, व्हाट आर द अदर कंट्रीज विच आर इनवाइटेड? ये एक बार आ चुका है पहले भी इनविटेशन के ऊपर क्वेश्चन इन द एलिट एग्जामिनेशन. तो ये याद रखना कि इस बार की G7 समिट में अपार्ट फ्रॉम इंडिया किसको इन्वाइट किया गया था. There are other countries like Argentina, Indonesia, Senegal, Ukraine and South Africa. Remember these names: Argentina, Indonesia, Senegal, South Africa and Ukraine. South Africa and Ukraine, इन 4 कंट्रीज को यहाँ पे, 5 कंट्रीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम India, and these were invited as guest countries. And where is the location? So Germany, everyone knows. Within Germany it is Skolz-Ilamu, that is Cretin in Bavarian Alps. Bavarian Alps के region में ये मीटिंग होने वाला था. Then within this, जब ये मीटिंग होगा, of course we'll talk about this G7 का मीटिंग, क्या आउटपुट था, क्या निकल के आया, क्या डिसाइड किया गया, मोदी जी ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो देखेंगे. But within G7 there is one more organization that is created, or you can say G7 का initiative है. Now there are other countries also who are member of this. There is creation of FATF, that is Financial Action Task Force. Financial Action Task Force, it is initiative, एक तरीके से आप कह सकते हो G7 countries का ही ये initiative है. Under this the main purpose is to combat money laundering, दुनिया में money laundering को combat करना. And apart from this, secondly, there is terrorism financing. दुनिया में जो कंट्रीज है जो टेररिस्ट को फाइनेंस करती है, उन कंट्रीज को कंट्रोल करना. सो वी हैव टू कंट्रोल दिस. एंड कैसे करेंगे? तो इफ देयर इज एनी कंट्री हु इज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग और सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर एनी कंट्री हु इज डूइंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग और सपोर्टिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उन कंट्रीज को अंडर FATF सैंक्शन किया जाता है. दे आर सैंक्शन, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं. देयर आर 2 लिस्ट्स ऑफ FATF, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. तो अगर कोई कंट्री कोई एक्शन नहीं ले रही है, दे आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू, तो उनको आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू दे आर नॉट सॉल्विंग, दे आर प्रमोटिंग इट, तो उनको क्या किया जाता है? दे आर केप्ट इनटू ग्रे लिस्ट. एंड अगर कोई कंट्री रिस्पॉन्ड भी नहीं करती, कोई कंट्री ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है. एंड देन उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दोज कंट्रीज टू टेक लोन फ्रॉम से वर्ल्ड बैंक और IMF, या इन सब से उनको लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनके लिए लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो these are 2 lists which are created under it. So first is when this FATF was founded, कब बनाया गया था? तो it was founded in the year 1989 and it was founded on the initiative of G7 countries to develop a policy to combat money laundering in 2001. Initial इसका जो aim था, that was for money laundering only. Money laundering only था. बाद में इसमें ऐड किया गया for terrorist financing as well, for financing of terrorism. तो terrorism financing जो countries कर रही है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा.
इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। है क्या है कि ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट आके इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इट इज ऑल्सो नोन इन द फ्रेंच बाय द फ्रेंच नेम कॉल्ड ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसियरी, ऑल्सो कॉल्ड एज गाफी। गाफी नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड दे कीप डिफरेंट कंट्रीज इन, इनका रेगुलरली मीटिंग होता रहता है एंड इन दोज मीटिंग उस अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं। इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस अगर कहीं पे है इसका, तो इट्स हेड ऑफिस इज इन पेरिस। पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, वेयर वी आर हैविंग हेड ऑफिस ऑफ ओईसीडी। एंड व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो दो लैंग्वेज है, वन इज इंग्लिश, सेकंड इज फ्रेंच। टोटल मेंबर्स देयर आर 39 मेंबर्स इन दिस। टोटल में देयर आर 39 मेंबर्स इन दिस, out of which 37 are member countries and two regional organizations। दो regional organizations है and 37 countries are its members। दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके मेंबर है, दोज आर यूरोपियन कमीशन एंड जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। एक यूरोपियन कमीशन एंड सेकंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। देर आर लॉट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर मीन्स दे आर कमिंग इन द मीटिंग, दे कैन सिट इन द मीटिंग, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, बट दे कैनॉट वोट। वो वोट नहीं कर सकते उस मीटिंग में। तो ऑब्जर्वर इफ कंट्री, तो इट इज इंडोनेशिया एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इसकी ऑब्जर्वर है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल दिस ऑब्जर्वर्स। प्रेसिडेंसी, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एफएटीएफ। ठीक है, इसकी हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं कि कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, कितने टाइम के लिए होता है। तो इसकी प्रेसिडेंसी इज ऑन रोटेशनल बेसिस। ठीक है, प्रेसिडेंट इसकी रोटेशनल बेसिस पे होती है। इट इज अपॉइंटेड फ्रॉम द एफएटीएफ मेंबर देमसेल्फ एंड प्रेसिडेंसी इज फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, नॉट रोटेशनल बेसिस, रोटेशनल पे तो दैट इज ऑफ G7, यहाँ पे रोटेशनल पे नहीं होती। ये अपॉइंट किए जाते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के पीरियड के लिए। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंसी बिगिंस ऑन 1st of July एंड इट एंड्स ऑन 30th of June, दैट इज 2 years आफ्टर कमिंग इन द ऑफिस। एंड करंटली इट इज मार्कस प्लेयर। मार्कस प्लेयर है, अभी चेंज होता है, कुछ होता है तो वो अपन देखेंगे, दैट वी विल सी कि क्या चेंज होता है। मार्कस प्लेयर करंटली यहाँ पे अपॉइंटेड है। इसका सेक्रेटरीट, एज आई सेड, इट इज लोकेटेड इन द पेरिस, जहां पे ओईसीडी का सेक्रेटरीट है। एंड इट्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इज डेविड लुइस। नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दीज नेम्स। इसके प्रेसिडेंट का नाम, मार्कस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है। दिस नेम यू कैन स्किप दिस नेम, या फिर इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एक है मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, राइट। तो इन दो चीजों के लिए मेनली बोला गया है। What exactly FATF do? ये monitor country is doing money laundering और terrorist financing, then ये उन चीजों को रिव्यू करता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है एनी कंट्री के थ्रू, एंड फिर इसको जो प्रमोट करते हैं, इसको जो प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेररिस्ट फाइनेंस कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करते हैं। दे टॉक अबाउट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोस कंट्रीज, कीपिंग दोस कंट्रीज अंडर सैंक्शंस, उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एफएटीएफ? क्या हुआ है? मेनली 9/11 का अटैक हो जाए, या फिर इंडिया में 26/11 का अटैक हो जाए, आफ्टर दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन द रोल ऑफ एफएटीएफ। FATF makes sure that funds are not easily accessible to the countries who are supporting terrorism। उन कंट्रीज के लिए पैसे मिलना IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से भी जो उनको पैसा मिलता है फॉर प्रमोशन ऑफ पीस और व्हाटएवर, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो लिस्ट में उनको डिवाइड कर देते हैं, ग्रे लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग। ब्लैक लिस्ट में देयर आर ओनली 2 कंट्रीज एज ऑफ नाउ, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड सेकेंड इज ईरान। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है ईरान, दो ही कंट्री है जो इसमें है। नाउ देयर इज वन क्रिटिसिज्म ऑल्सो, एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है इसका। वो क्रिटिसिज्म ये है दैट सपोज देयर इज अ कंट्री कॉल्ड से ईरान और देयर इज अ कंट्री कॉल्ड से सीरिया। अब सीरिया सपोज कर लो ग्रे लिस्ट में है, सीरिया ग्रे लिस्ट में है, दैट मींस सीरिया के लिए फंडिंग रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड सीरिया इज ऑलरेडी हैविंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं सीरिया में। देयर इज वन एनजीओ हु वांट टू गो एंड वर्क इन सीरिया। तो वो क्या चाहेंगे? वो एनजीओ चाहेगी उनके जो ब्रांच है सीरिया की, उसमें फंडिंग दी जाए, एंड वाया दैट एनजीओ दे कैन वर्क इन सीरिया, सीरिया में वो काम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज देयर आर सैंक्शंस ऑन सीरिया, बिकॉज ऑफ विच फंडिंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वाया एनजीओ इन सीरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है? इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर एनजीओज
in countries to access funds to aid relief situation due to strict FATF criteria, special in the region of Middle East where terror-ridden countries are there, जैसे कि सीरिया है, लेबनान है, right? ऐसी countries में there are problems which are getting created. अगर इंडिया के नेबर की या इंडिया के रिलेशन की बात करें या फिर इसमें हमारा कोई पड़ोसी है तो वो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान, है ना. एज ऑफ मार्च 2022 देयर आर 23 कंट्रीज ऑन द FATF's मॉनिटरिंग लिस्ट, दैट इज यू कैन से ग्रे लिस्ट में, which includes Pakistan, Syria, Turkey, Myanmar, Philippines, South Sudan, Uganda, Yemen, ये सारी कंट्रीज है. मोस्ट रिसेंटली अगर किसी को इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिसेंट अगर किसी को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है तो इट इज जिम्बाब्वे एंड बिफोर दैट बोत्सवाना एंड मॉरिशियस, इसको हटाया गया था ग्रे लिस्ट से. मोस्ट रिसेंट जिम्बाब्वे है. देयर आर टॉक्स अबाउट रिमूविंग पाकिस्तान, लेकिन याद रखना पाकिस्तान को अभी नहीं हटाया गया है. ऐसा कहा गया है पाकिस्तान कैन बी रिमूव्ड. FATF की जून की मीटिंग में, इन दैट जून मीटिंग ऑफ FATF, दे सेड दैट पाकिस्तान got reprieve from FATF as FATF announced that the country could be removed. याद रखना यहाँ पे लिखा है could be removed, लेकिन इनकी हरकतें ऐसे है कि चांसेस है कि रिमूव ना हो. could be removed from the grey list. FATF is expected to decide whether to take Pakistan off the grey list at the end of the plenary session in Berlin, जर्मनी इन अक्टूबर में जब सेशन होगा वहां पे डिसाइड किया जाएगा वेदर पाकिस्तान को रखना है इसमें या पाकिस्तान को हटाना है इससे. This was about G7 and FATF. After after this, if there is a meeting of G7, if there is a meeting of FATF, you will easily understand कि क्या exactly हो रहा है G7 में, क्या exactly हो रहा है FATF में, क्या इसका historical background है और क्यों इन organizations को बनाया गया था. See you in the next session. Till then, take care, stay safe.